गुड मॉर्निंग क्लास 10th स्टूडेंट्स। मैंने 9 के लिए भी वीडियो बनाई है और अब मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। आपको मैंने पहला चैप्टर करवाया है केमिस्ट्री का, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो मैं यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर के साथ रेडी हूँ एंड प्लीज़ आफ्टर watching this video go through your NCERT book. Okay, your CBSE board always says go through your NCERT book only, and I want to say to you that it is better to read one book 10 times than to read 10 books one time. Is it clear to you? अच्छा है कि आप एक बुक को 10 बार पढ़ लें, ना कि 10 बुक को एक बार, क्योंकि आप उनको फिर पूरा नहीं पढ़ पाएंगे और सब में कंफ्यूज होने लगेंगे। ओके, आपका बोर्ड है तो आपको बहुत इसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए और डरने की ज़रूरत नहीं है। ओके, बोर्ड कुछ नहीं होता, जैसे आप नॉर्मल अपने होम एग्जाम्स देते हैं स्कूल में वैसा ही होता है, बिल्कुल सेम टू सेम, कुछ भी नहीं होता, बस एक बिल्डिंग तो ही चेंज होती है और कुछ नहीं होता। ठीक है, तो आई विल स्टार्ट पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। मतलब जब कभी एलिमेंट्स वगैरह डिस्कवर्ड हुए तो उनको अलग अलग नाम दिए गए, कुछ एलिमेंट्स को जगहों के नाम पर, जैसे आपने 9th क्लास में पढ़ा था कॉपर एक साइप्रस जगह थी वहां पर मिला था तो उसको पहले साइप्रस बोलते थे। ठीक है, उसके बाद कॉपर IUPAC एक सिस्टम आया जिसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसा मतलब ऑर्गेनाइजेशन है जिसने एलिमेंट्स को उनके नाम दिए, इसमें पहला लेटर कैपिटल लेते हैं और दूसरा लेटर स्मॉल लेटर में लेते हैं। ओके, तो ये चीज़ें आपने 9th में पढ़ रखी हैं। अब हम यहाँ पर ही देखेंगे इन एलिमेंट्स को अलग अलग साइंटिस्ट ने किस तरह से रखा, कैसे एक पीरियोडिक टेबल बन पाई जो आज हम देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ओके, तो उसको कैसे स्टार्टिंग हुई, कहाँ से क्या हुआ, कैसे बनी ये पीरियोडिक टेबल, ये सब हम इस चैप्टर में जानेंगे और ये कुछ अलग अलग साइंटिस्ट ने किया था तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे हम इसमें। ओके, तो आज जो हम पीरियोडिक टेबल देखते हैं, एट प्रेजेंट देयर आर 118 एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन पीरियोडिक टेबल। ओके, हमारी पीरियोडिक टेबल में अब कितने हैं एलिमेंट्स? 118 एलिमेंट है, 118, जिसमें से अभी 2016 में कुछ न्यूली डिस्कवर्ड हुए हैं, बिल्कुल रिसेंटली। एक एटॉमिक नंबर 113 वाला जिसको हम निहोनियम बोलते हैं, नाम दिया गया इसको। एक 150 जिसका नाम है मॉस्कोवियम एंड 170 जिसका नेम है टेनिसाइन एंड 118 ऑर्गेनेसन। ओके, ये न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स हैं, 2016 में डिस्कवर होते हैं, इनको नाम दिया गया ये। ओके, और कुछ बुक्स में 117 एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, किसी में 115 लिखे हुए हैं। ठीक है, तो वो अकॉर्डिंग टू उस एरा के अकॉर्डिंग लिखे हुए हैं, जिस मतलब सन की बात वो कर रहे हैं उस वक्त के लिए लिखे हुए हैं। लेकिन अब जो है एट प्रेजेंट 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। ओके, तो यहाँ पर एलिमेंट्स था, तो पहले मतलब एलिमेंट्स का ये था कि एलिमेंट्स को कैसे रखा जाए, कैसे पीरियोडिक टेबल बने, तो अलग अलग ये बहुत सारा क्योस मचा हुआ था। ओके, तो समय समय पर डिफरेंट मतलब साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपनी अपनी थ्योरीज दी, बताया कि एलिमेंट्स को कैसे रखना है। तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट आए थे उनका नाम था डोबर्नियर। क्या नाम था उनका? उनका नाम था डोबर्नियर। ये एक डोबर्नियर साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को सबसे पहले क्लासिफाई करना स्टार्ट किया। यस, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना स्टार्ट किया, कैसे रखा जाए, किसने सबसे पहले टेबल बनाना स्टार्ट करी, एलिमेंट्स को ग्रुप में रखना किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था? तो आंसर वुड बी डोबर्नियर। ओके, प्लीज रीड दिस स्पेलिंग ऑल्सो and learn it. Dobernier, DOBEREINER. ओके, डोबर्नियर। तो ये नाम इनका था डोबर्नियर, ये एस में हटा रहा हूँ, डोबर्नियर नाम था इनका। तो डोबर्नियर एक साइंटिस्ट थे, इनके टाइम पर जितने एलिमेंट्स थे इन्होंने उन एलिमेंट्स का ग्रुप बना दिए। उन्होंने ग्रुप में 3 एलिमेंट्स रखे। यस, 3 एलिमेंट्स रखे थे और इन ग्रुप को, इस मतलब कॉलम को, जो भी इनका स्लॉट था उसको हम स्लॉट बोलते हैं, तो उस स्लॉट को नाम इन्होंने दिया था ट्राइड बोलते हैं सर, तब इसीलिए इनका नाम पड़ा द लॉ ऑफ डोबर्नियर्स का, ट्राइड्स का लॉ। ठीक है, डोबर्नियर्स ट्राइड बोलते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी एस लगाया हुआ था, डोबर्नियर्स ट्राइड। तो उन्होंने ट्राइड मतलब होता है 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखना। तो उन्होंने क्या किया था, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था एलिमेंट्स को। ओके,
एलिमेंट्स को कैसे रखा था, बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग। एटॉमिक मास आपने पढ़ा है क्लास 9th में, एटॉमिक मास निकाला जाता है प्रोटॉन का प्लस न्यूट्रॉन का नंबर को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारा एटॉमिक मास निकल कर आता है। इसका मतलब ये होता है कि एटम का मास उसके न्यूक्लियस पर डिपेंड करता है, बिकॉज इन न्यूक्लियस देयर आर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट। ओके, तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर स्लॉट की बात करें तो ये एल्कलाई नॉन मेटल्स हैं, एल्कलाई मेटल्स लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो इन्होंने अपने ट्राइड में ये बताने की कोशिश की थी कि अगर हम 3 एलिमेंट्स का स्लॉट बनाएं या ग्रुप बनाएं, उनको इस तरह से रखें, तो पहला और थर्ड एलिमेंट्स को के एटॉमिक मास को हम ऐड कर दें तो वो एटॉमिक मास मिडिल वाले एलिमेंट्स के मास के इक्वल आता है। तो ये इन्होंने बताया था, क्या बताया था कि अगर हम फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास को ऐड कर दें और उसे 2 से डिवाइड कर दें, यानी उसका मीन निकालें। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मीन मीडियन मोड एक पढ़ा होगा चैप्टर, तो वहां पर मीन निकाला जाता था, ठीक है ना, कि एलिमेंट्स क्या बोलते थे उसको, ये बोला जाता था कि जितने नंबर्स हैं उनको ऐड कर लिया जाए और कितने नंबर हैं उससे डिवाइड कर दिया जाए, 2 से डिवाइड कर दिया करते थे, तो ये मतलब निकालना होता था। तो वो मीन निकाला है उन्होंने। लिथियम एंड पोटेशियम के मास को अगर हम ऐड करें, देख लीजिए आप, अगर हम लिथियम एंड पोटेशियम के मास को ऐड कर दें, लिथियम एंड पोटेशियम के, इसके और इसके मास को हमें ऐड करना है, तो ये आएगा हमारा 46 और इसका आप मीन निकाल लीजिए, तो वो मीन आता है 23U। ओके, यू का मतलब होता है यूनिफाइड मास, ये यूनिट एक तरह से, जैसे हम किसी चीज को भार को तोलने के लिए किलोग्राम उसका लगाते हैं यूनिट, यानी मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, वेट की यूनिट होती है न्यूटन। इसी तरह से यहाँ पर एटॉमिक मास की जो होती है वो यूनिट को यू बोलते हैं। ओके, पहले AMU लिखा जाता था एटॉमिक मास यूनिट, अब यू लिखते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ रखा है ऑलरेडी। नेक्स्ट है यहाँ पर, इसके बाद कैल्शियम है, उसके बाद स्ट्रोंशियम है, फिर ब्रोमीन है यहाँ पर। अगर हम इनका भी फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट को ऐड करेंगे तब यहाँ पर देखिए क्या होगा, ये 7 हो जाएगा एंड 13 और 4 हो जाएगा 17 एंड डिवाइडेड बाय 2 जब हम करेंगे इसको, तब डिवाइडेड बाय 2 करने पर देखिए इसका कितना आ जाएगा मास, यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे 177 को, देन 2 8 जा 16 हो जाएगा, 7 में से 6 जाएगा 1, फिर अगेन 2 8 जा 16, फिर 7 में से जाएगा 1 और पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ा लेंगे यहाँ पर 2 5 का, then it is coming 88.5। नेक्स्ट भी आप अपनी नोटबुक पर ऐसे निकाल लीजिएगा, इनका सम करेंगे, फर्स्ट वाले का एंड थर्ड वाले का, उसका मीन निकालेंगे तो वो इसके लगभग इक्वल आएगा। लेकिन ये डोबरनियर का ट्राइड जो था वो फेल हो गया। यस, ये लिमिटेशन थी डोबरनियर के ट्राइड की, क्योंकि ये कुछ ही ट्राइड बना पाए थे उस वक्त के एलिमेंट्स के लिए, उसके बाद इनके ट्राइड फेल होना स्टार्ट हो गए। क्यों फेल हुए? बिकॉज इन्होंने ये बोला था कि अगर हम एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे 3 के ग्रुप में, तो फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट्स का मास का अगर हम मीन निकालें तो वो इक्वल आता है सेकंड वाले के। तो इनका पहले ट्राइड में तो इक्वल आया, उसके बाद जो भी ट्राइड आया था उसमें स्लाइटली डिफरेंस आ रहा था। जैसे यहाँ पर देखिए, अगर हम इसका मास देखिए 87 है SR का, और लेकिन ये आ कितना रहा है मीन इसका 88.5, यानी 1.5 इससे ज्यादा आ रहा है। इसी तरह से इसका और इसका अगर आप निकालेंगे दोनों का मीन, तो वो भी इससे बहुत ज्यादा डिफर आएगा। तो इसीलिए इनका ये डोबरनियर का ट्राइड जो था वो फेल हो गया। बेटा, हर किसी फील्ड में हर किसी का टांग खींचने वाले लोग होते हैं। जैसे कोई किसी की बात बता रहा हो, अच्छी बात बता रहा हो, तो उसका कोई ना कोई क्रिटिसाइज करने वाला जरूर होता है। जैसे मूवीज वगैरह में देखते हैं क्रिटिक्स होते हैं, वो कोई ना कोई कमी निकालते हैं मूवी की, ऐसा होता है ना। तो इसी तरह से हर फील्ड में क्रिटिसाइज करने वाले लोग होते हैं। तो यहाँ पर भी साइंटिस्ट ने मतलब जब आगे आए तो उन साइंटिस्ट ने ये देखा कि इनका ये ट्राइड फेल हो रहा था। नेक्स्ट उसके बाद एक साइंटिस्ट आया, उनका नाम था न्यूलैंड। आप देखेंगे अपने बुक में NCERT में आप जाके देखिएगा, या कोई और अगर बुक है आपके पास उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद एक साइंटिस्ट आया न्यूलैंड। इन्होंने भी एक अपना एक लॉ दिया, तो उसको बोलते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। क्या बोलते हैं उसको? न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ऑक्टेव यानी ऑक्टा मीन्स होता है 8, आपने ऑक्टागन पढ़ा होगा ना मैथ्स में, ऑक्टा मीन्स 8 होता है। तो इन्होंने ऑक्टेव का लॉ दिया। इन्होंने ये देखा था कि जो हमारा रिदम, जो सरगम जो होती है म्यूजिक में, जो नोट होते हैं सारे गा मा पा धा नी सा, दोबारा सा आ जाता है, सारे गा मा पा धा नी सा, तो 8वां नोट फिर से सेम वैसा होता है फर्स्ट वाले के लिए। तो उन्होंने यहाँ से एक रूल निकाला, उन्होंने बोला अगर हम एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखेंगे, अगर हम एलिमेंट्स को
उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखें, सपोज मैं भी आपको यहां पर एग्जांपल भी दे देता हूं। तो उन्होंने ये बताया अगर हम लिथियम से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर मतलब कुछ एलिमेंट्स आएंगे जो भी 1 2 3 4 5 6 7 8 नंबर पर जो एलिमेंट आ रहा होगा वो सोडियम आ रहा होगा। तो उन्होंने ये बताया कि अगर एलिमेंट्स को उनके बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा जाए तो हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले एलिमेंट से अपनी प्रॉपर्टीज को शो करता है। ठीक है, क्या बताया था उन्होंने? इफ वी अरेंज द एलिमेंट्स according to their increasing atomic mass, then every eighth element will resemble its property with first element. Means to say यहाँ पर ये कहने का मीनिंग है लिथियम की जो प्रॉपर्टी होगी वही प्रॉपर्टी सोडियम की होगी, और लिथियम के बाद 8वां एलिमेंट सोडियम ही आता है। आप इसे चेक करिएगा अपनी बुक में, लिथियम के बाद 8वां जो एलिमेंट आता है 8वें नंबर पर वो सोडियम होता है। ओके, तो यहाँ पर लिथियम की प्रॉपर्टी सोडियम से मैच करेगी। ठीक है, और उसके बाद सोडियम के बाद अगर आप चलेंगे तो फिर पोटेशियम आएगा, तो फिर वो पोटेशियम की प्रॉपर्टी मैच करेगी सोडियम से। ओके, तो इससे ही पता लगता है कि इनका ये ट्राइड कुछ हद तक ठीक था, इनका ये ऑक्टेव रूल जो था वो कुछ हद तक ठीक था, लेकिन ये भी इनकी भी ये थ्योरी आगे चल के थोड़ी फेल हो गई क्योंकि इनके भी कुछ लिमिटेशंस थी। लिमिटेशन का मतलब होता है कुछ मतलब हद तक काम जो चीज करती थी उसके बाद नहीं कर रही है, तो इनकी कुछ लिमिटेशन थी। जब लिथियम सोडियम पोटेशियम वगैरह इनसे आगे जब चलने लगे तो हर 8वां एलिमेंट्स अपनी प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा था, यानी इनके जो रूल था वो लाइटर एलिमेंट्स तक ही फॉलो करता था। वो रूल, उनका जो रूल था वो लाइटर एलिमेंट तक ही लागू होता था, उसके बाद जो हैवी एलिमेंट्स आए उनके ऊपर ये रूल लागू नहीं होता था। हर 8वां एलिमेंट अपना फर्स्ट वाला, यानी जहां से भी आप कितना स्टार्ट करेंगे वो पहला नंबर पकड़ लिया, उसके बाद जो 8वें नंबर पे आएगा वो प्रॉपर्टी अपनी पहले वाले एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग शो नहीं कर रहा था। उसके बाद इनका रूल और ये फेल हो गया जब आगे और एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। फॉर एग्जांपल जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुई तब ऐसा नहीं था, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता कि 8वां एलिमेंट अपना प्रॉपर्टी फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंग शो करता हो। ठीक है, इसी तरह से एक चीज इन्होंने, और एक बहुत अजीब सी बात हो गई थी, इन्होंने ये बोला इनके टाइम तक एक्चुअली 56 एलिमेंट डिस्कवर हो गए थे। कितने एलिमेंट? 56 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके थे न्यूलैंड के टाइम तक। तब इन्होंने ये बताया, इन्होंने ऐसा सपोज कर लिया, ये मान बैठे कि अब दुनिया में 56 ही एलिमेंट्स रहेंगे और नो मोर एलिमेंट वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर। आप सोचिए, बीइंग अ साइंटिस्ट यू कैन नॉट से दिस लाइन के आगे कुछ ऐसा होगा नहीं। तो इन्होंने एक बात बोली थी कि नो मोर एलिमेंट्स वुड बी डिस्कवर्ड इन फ्यूचर आफ्टर दीज 56 एलिमेंट, जो कि पूरी तरह से रॉन्ग है। ये बात पूरी तरह से गलत है। अब हमने देख लिया 118 एलिमेंट्स हो चुके हैं। ओके, इससे पहले 2016 से पहले 115 थे और 3 मोर एलिमेंट हैज बीन डिस्कवर्ड इन 2016 जिनको नेम ये दिया गया, मैंने आपको बताया था। यहाँ पर और एलिमेंट्स आ गए थे, टेनिसियम आ गया था और ऑर्गेनेसन आ गया था। 116 एलिमेंट्स हैं वो भी मतलब डिस्कवर हो चुका है। तो ये और एलिमेंट भी डिस्कवर हुए थे 2016 में, 2016 में हुए थे। तो ये मतलब क्या कहते हैं, इनकी ये फिलॉसफी जो भी इनकी थी या जो इनकी थ्योरी थी वो भी यहाँ पर आकर फेल हो गई थी कि 56 एलिमेंट के बाद भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए, लेकिन वो एलिमेंट्स इनके लॉ को पूरी तरह से फॉलो नहीं करते थे। फॉलो ही नहीं, इनका लॉ सिर्फ लाइटर एलिमेंट यानी कैल्शियम, सिर्फ कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 20 और इसका एटॉमिक मास होता है 40 कैल्शियम का। ओके, कैल्शियम का एटॉमिक मास 40 होता है। तो ये जो थे लाइटर एलिमेंट्स हैं, तो इनका रूल जो था वो लाइटर एलिमेंट्स तक ही लागू होता था। उसके बाद जो भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए उनके ऊपर इनका रूल लागू नहीं होता था, जिसको हम लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। तो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव जो था लाइटर एलिमेंट तक ही था। तो स्टूडेंट्स, मुझे लगता है यहाँ तक थोड़ा आपको समझ में आया होगा कुछ इस चैप्टर के बारे में। ठीक है, आपको इस चैप्टर में यही पढ़ना है। इसके आगे और थ्योरीज हैं। मेंडलीफ पर हम पहुंचेंगे, मेंडलीफ ने क्या क्या किया, कैसे कैसे एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए। मेंडलीफ के टाइम तक मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो गए थे मेंडलीफ के टाइम तक। तो मेंडलीफ ने भी अपनी उस पीरियोडिक टेबल एक बनाई, मेंडलीफ ने अपनी खुद की एक पीरियोडिक टेबल बनाई। उन्होंने भी एलिमेंट्स को बढ़ते हुए एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग रखा था
और मतलब क्या कहते हैं, अलग अलग उन्होंने ग्रुप्स बनाए थे। खड़ी रोज जो बनाई थी उन्होंने, उसका नाम रखा था ग्रुप्स, और जो इस तरह से थे हॉरिजॉन्टल, उनको उन्होंने नाम दिया था पीरियड। वी विल डिस्कस दिस मटेरियल in the next video, so please go through your NCERT book and check what I have taught you about this matter of this chapter. Okay, thank you so much, and please read your book also. And if you want to ask any question, to come in comment section and ask, and you can leave a comment about this video, and please share this channel and subscribe this channel and like. Okay, thank you so much.